राम राम सभी भाइयों को। आज हम बिहार एसएससी यानी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग का जो इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का जो प्रीवियस ईयर है, तो इस चैनल के माध्यम से प्रैक्टिस सेट में जितना भी जीके जीएस का क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं इस चैनल के माध्यम से आपको कराने का प्रयास करूंगा। और दोस्तों बाकी जो मैथ रीजनिंग है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट 1 का प्रीवियस ईयर का जो जीके जीएस का क्वेश्चन है वो लगाते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है। कि केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र जो स्थित है वो कहाँ पे स्थित है, तो आपका खड़कवासला में स्थित है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है खड़कवासला आपका बिल्कुल सही है। दोस्तों एनडीए का जो मुख्यालय है वो भी कहाँ पे है, खड़कवासला में स्थित है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा उन्हें क्या किया गया, मार दिया गया। तो कौन थे, तात्या टोपे। और इसका जो मित्र था वो कौन था, मान सिंह था। कौन था, मान सिंह था। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव जो पारित किया था वो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। आपका जो क्वेश्चन है कि 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता का जो प्रस्ताव पारित किया गया था वो जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव किया गया था। और मोतीलाल नेहरू थे वो कलकत्ता अधिवेशन से संबंधित थे। कलकत्ता अधिवेशन से संबंधित कौन थे, मोतीलाल नेहरू। जबकि गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो बनारस अधिवेशन से संबंधित थे। बनारस अधिवेशन से कौन संबंधित थे, गोपाल कृष्ण गोखले। जबकि बाल गंगाधर तिलक जो थे वो कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन में भाग नहीं लिया था। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें जवाहरलाल नेहरू ने पारित किया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का कौन सा सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा है। कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का कौन सा सिद्धांत जो है महात्मा गांधी से जुड़ा है। तो ग्राम पंचायतों की जो स्थापना हुई थी इसका जो संबंध है महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा है। तो ग्राम पंचायतों का जो आर्टिकल के भाग 4 में ग्राम पंचायत का जो भाग 4 में 36 से 51 तक इसका प्रावधान दिया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो संबंधित है, तो हड़प्पा सभ्यता जो संबंधित है आपका कांस्य युग से संबंधित है। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी 1921 ईस्वी में। किसने, दयाराम साहनी ने। किसने की थी, दयाराम साहनी ने। और इसका जो इस पूर्व माना जाता है, इसका जो सही समय माना जाता है 2350 से 1750 ईसा पूर्व में इसकी खोज हुई थी। तो आपका ऑप्शन नंबर हड़प्पा सभ्यता जो संबंधित है कांस्य युग से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत तथा चीन के बीच जो सीमा बनाने वाली रेखा है वो कौन सा है। कि भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली जो रेखा है उसे क्या कहते हैं। तो भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा को मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा को मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। जबकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो है, इंडिया और पाकिस्तान को बीच को जो होता है वो रेड क्लिफ रेखा होता है। और दोस्तों पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ड्यूरेंट रेखा, सीमा बनाने वाली रेखा का नाम जो है वो ड्यूरेंट रेखा है। तो आपको फिर से एक बार याद दिला देते हैं कि भारत तथा चीन के बीच जो सीमा बनाने वाली रेखा है उसे मैकमोहन रेखा कहते हैं। जबकि इंडिया और भारत के बीच यानी कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा, और अफगानिस्तान और पाकिस्तान को ड्यूरेंट रेखा के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि नीचे दी गई प्रमुख घटनाओं का सही तिथिक्रम क्या है। कि नीचे दी गई प्रमुख घटनाओं का सही तिथिक्रम क्या है। तो आपका ऑप्शन जो सबसे पहले जो है कि आपका बांग्लादेश बना था, उसके बाद बांग्लादेश बनने के बाद आपका पोखरण 1 का परीक्षण हुआ था, उसके बाद सिक्किम जो है भारत का 22वां राज्य बना था, उसके बाद SLV3 लॉन्च किया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर सबसे पहले बांग्लादेश का बनना, उसके बाद
पोखरण का परीक्षण, उसके बाद सिक्किम भारत का 22वां राज्य बनना, उसके बाद SLB यानी कि 3 का लॉन्च करना। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। दोस्तों आपको ये भी याद रखना होगा, पोखरण 1 परीक्षण कोड का जो नाम है वो स्माइलिंग बुद्धा है। तो पोखरण 1 परीक्षण कोड का जो नाम है वो क्या है? स्माइलिंग बुद्धा है, जो कि हमेशा परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोखरण 1 परीक्षण कोड का जो नाम है वो क्या है? स्माइलिंग बुद्धा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? कि निम्नलिखित में किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो आपका कोलंबिया हो गया, केनिया हो गया तथा इंडोनेशिया से जो है भूमध्य रेखा गुजरती है। तो टोटल दोस्तों भूमध्य रेखा जो है 13 देशों से होकर गुजरती है। टोटल भूमध्य रेखा जो है कितने देशों से होकर गुजरती है? 13 देशों से गुजरती है। और इनमें जो आपका क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो आपका कोलंबिया हो गया, केनिया तथा इंडोनेशिया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि चीनी यात्री जो था हैंसंग ने भारत का भ्रमण किया था। कि चीनी यात्री जो है हैंसंग ने भ्रमण किया था किसके शासनकाल में? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है, आपका ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ है, आपका ऑप्शन इसमें दिया हुआ है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री जो था फैयान आया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री जो था वो कहाँ आया था? फैयान आया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री ने भारत का क्या किया था? भ्रमण किया था। वो भी कितना साल तक? 15 वर्ष तक भ्रमण किया था। और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था वो कौन था? फैयान था। कौन था? फैयान। हैंसंग आया था हर्षवर्धन के द्वितीय काल में, हर्षवर्धन के शासनकाल में, लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आपका कौन आया था? फैयान आया था। कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, आपका जो चीनी यात्री था वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, जबकि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फैयान आया था। फैयान और हैंसंग अलग अलग दो व्यक्ति थे। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें जो सी है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था। कि संपूर्ण क्रांति का जो आह्वान किया गया था वो किसने किया गया था? कि संपूर्ण क्रांति का जो आह्वान किया गया था वो किसने किया गया था? जयप्रकाश नारायण, जिसे लोक प्रकाश के नाम से जाना जाता है, जिसका जन्म जो है बिहार के दियारा गांव में 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ था। 11 अक्टूबर 1902 को बिहार के दियारा गांव में हुआ था, जिसने कि संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? कि विंग्स ऑफ फायर के लेखक जो थे APJ अब्दुल कलाम थे। विंग्स ऑफ फायर के लेखक जो थे वो APJ अब्दुल कलाम थे। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि भाखड़ा नंगल जो बांध है वो स्थित है किस पर? कि भाखड़ा नंगल जो बांध है वो स्थित है किस पर? तो भाखड़ा नंगल जो बांध स्थित है वो आपका सतलज नदी पर स्थित है। कि भाखड़ा नंगल बांध जो स्थित है वो सतलज नदी पर स्थित है, जबकि रावी नदी पर रंजीत सागर बांध स्थित है। रंजीत सागर जो बांध है वो रावी नदी पर स्थित है। और दोस्तों चिनाब नदी पर दलहस्ती परियोजना है। चिनाब नदी पर दलहस्ती परियोजना स्थित है। अब जबकि गंगा नदी पर फरक्का परियोजना स्थित है। गंगा नदी पर कौन सा योजना? फरक्का परियोजना जो है गंगा नदी पर स्थित है। तो आपका क्वेश्चन है कि भाखड़ा नंगल जो बांध स्थित है वो सतलज नदी पर है। गंगा नदी पर कौन सा परियोजना स्थित है? फरक्का परियोजना स्थित है। और रावी नदी पर रंजीत सागर परियोजना स्थित है। और चिनाब नदी पर जो है दलहस्ती परियोजना स्थित है। तो आपका क्वेश्चन नंबर का आंसर जो है बी नंबर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि कल्हन द्वारा जो रचित रासतरंगिणी है, कि कल्हन द्वारा रचित रासतरंगिणी जो है उसमें क्या वर्णन है? कि कल्हन द्वारा रचित रासतरंगिणी में वर्णन है कश्मीर का इतिहास, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि राजा राममोहन राय संस्थापक थे किसके? तो राजा राममोहन राय जो संस्थापक थे वो किसके? ब्रह्मा समाज के संस्थापक थे। राजा राममोहन राय जो थे वो किसके संस्थापक थे? ब्रह्मा समाज के। जबकि आर्य समाज के संस्थापक जो थे वो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे आर्य समाज के संस्थापक थे, आर्य समाज के संस्थापक थे। जबकि स्वामी विवेकानंद जो थे वो
रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे। आपको याद रखना होगा कि आर्य समाज के जो संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती थे और ब्रह्मा समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। और दोस्तों रामकृष्ण मिशन के जो संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद थे और प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग था। कौन था? आत्माराम पांडुरंग था प्रार्थना समाज के संस्थापक। तो आपका ऑप्शन राजा राम मोहन राय के जो संस्थापक थे वो ब्रह्मा समाज के संस्थापक थे। राजा राम मोहन राय जो संस्थापक थे वो ब्रह्मा समाज के संस्थापक थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि मैगिनॉट जो रेखा है किन देशों के मध्य स्थित है। कि मैगिनॉट जो रेखा है वो किन देशों के मध्य स्थित है। तो फ्रांस और जर्मनी के बीच जो है मैगिनॉट रेखा स्थित है, जबकि आपका यूएसए और कनाडा के बीच जो है 49वीं समांतर रेखा, यूएसए एवं कनाडा के बीच जो है 49वीं समांतर रेखा, जबकि जर्मनी एवं पोलैंड के बीच हिडनबर्ग जो है रेखा है, हिडनबर्ग रेखा है। तो आपको क्वेश्चन नंबर है कि मैगिनॉट रेखा जो है किन देशों के मध्य स्थित है। तो आपका मैगिनॉट रेखा जो है फ्रांस और जर्मनी के बीच स्थित है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सतलज नदी का जो उद्गम है वो क्या है। कि सतलज नदी का जो उद्गम है वो क्या? आपका ऑप्शन चीन। आपका बी नंबर जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है कि सतलज नदी का जो उद्गम है वो क्या है? चीन है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया गया था। कि भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार कब किया गया था। तो आपका 22 जुलाई 1947 को किया गया था। कि 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को क्या किया गया था? अंगीकार किया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार गाया गया था, कब गाया गया था। कि भारतीय राष्ट्रीय गान जो है पहली बार गाया गया था 1911 ईस्वी में गाया गया था। और हमारा देश जो आज़ाद हुआ था 1947 ईस्वी में आज़ाद हुआ था। और भारतीय राष्ट्रीय गान जो पहली बार गाया गया था 1911 ईस्वी में गाया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसको माना जाता है। कि भारत में श्वेत क्रांति को जनक जो माने जाते हैं डॉक्टर बी कुरियन को माना जाता है। डॉक्टर बी कुरियन को श्वेत क्रांति के जनक के रूप में माने जाते हैं। श्वेत क्रांति जो है दूध उत्पादन से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत का जो राष्ट्रीय फल है, कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय फल जो है आपका ऑप्शन नंबर डी जो है आम जो है भारत का क्या है? राष्ट्रीय फल है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि दुनिया का नवीनतम देश कौन सा है। कि दुनिया का नवीनतम जो देश है वो कौन है। तो दुनिया का सबसे नवीनतम जो देश है दक्षिणी सूडान गणतंत्र है। तो दुनिया का जो सबसे नवीनतम मतलब नया देश कौन सा है? दक्षिणी सूडान गणतंत्र आपका नवीनतम देश है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि न्यूनतम साक्षरता वाला जो प्रदेश है वो कौन सा है। कि न्यूनतम साक्षरता वाला जो प्रदेश है आपका बिहार है। तो कितना है? कितना प्रतिशत? तो 63.82% ये न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश है। जबकि अगर उच्चतम पूछे तो उच्चतम दोस्तों आपका केरल है। उच्चतम कौन सा है? उच्चतम साक्षरता वाला जो प्रदेश है आपका केरल है। जबकि न्यूनतम जो है आपका 63.82% ये आपका बिहार का न्यूनतम साक्षरता वाला जो प्रदेश है वो क्या है? तो बिहार है। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि सम्राट अशोक जो है जिसने 40 वर्ष तक भारत में राज किया की राजधानी का उस समय नाम था। यानी कि सम्राट अशोक जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया उस समय उस राजधानी का उस समय नाम क्या था। तो सम्राट अशोक ने जिस पर 40 वर्ष निवास किया यानी कि राज किया उसका नाम जो था वो पाटलिपुत्र था। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक
आपका जो क्वेश्चन है कि ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य को 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो, वो संबंधित है किससे? तो बिहार से, जो कि अभी वर्तमान में भी नीतीश कुमार, वर्तमान में बिहार के जो मुख्यमंत्री है वो नीतीश कुमार है, जो सबसे रिकॉर्ड है, 7 बार ये मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार से मुख्यमंत्री रहा हो, संबंधित है, वो क्या है? बिहार से है। उस व्यक्ति का क्या नाम है? नीतीश कुमार है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा देश, निम्नलिखित में कौन सा जो देश है आसियान का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा देश जो है जो आसियान का सदस्य नहीं है? तो आपका बांग्लादेश जो है आसियान का सदस्य नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि उस राज्य का नाम बताइए, उस राज्य का नाम बताए जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। उस राज्य का नाम बताए जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। तो उस राज्य का नाम क्या है? बिहार है, जिसने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि सिखों के 10वें गुरु जो है, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो हुआ था वो पटना में हुआ था। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? पटना में हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि 1946 में गठित है, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है किस विभाग के मंत्री थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय जो है खाद्य एवं कृषि के मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि वैश्विक तापमान बढ़ने की समस्या, वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटाने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर लगाए जाने का प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश जो है निम्नलिखित में कौन सा है? कि वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर लगाए जाने का जो प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला जो देश बन रहा है वो कौन सा है? तो आपका न्यूजीलैंड है। कौन सा है? न्यूजीलैंड है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर निम्नलिखित में किस क्षेत्र में वर्ष 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने उल्लेखनीय उन्नति की है? तो आपका फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर के यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन का जो पुनर्सादरीकरण हुआ है उसी में उल्लेखनीय उन्नति की है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला जो पहला कौन सा है? कि इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप से देने वाला पहला देश निम्नलिखित में कौन सा है? कि इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला निम्नलिखित में कौन सा देश है? तो आपका कौन सा देश है? नीदरलैंड है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा आयोग जो है, निम्नलिखित में कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान के किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया? तो चुनाव आयोग जो है आपका, निम्नलिखित में कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया? तो वो चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग की जो स्थापना हुई थी वो 25 जनवरी 1950 को हुई थी। चुनाव आयोग की स्थापना जो हुई थी 25 जनवरी 1950 को हुई थी। और दोस्तों चुनाव आयोग का जो आर्टिकल संविधान में दिया हुआ है 324 से आर्टिकल 324 से 329 के बीच चुनाव आयोग का प्रावधान दिया गया है। तो वो कौन सा भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान का जो अनुपालन स्थापित किया गया है वो क्या किया गया है? चुनाव आयोग। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थल दावोस कहाँ स्थित है? कि विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थल दावोस जो है कहाँ स्थित है? तो दावोस जो है आपका स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहाँ पे? कि विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थल जो है दावोस कहाँ पर स्थित है? तो आपका स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो आपका ऑप्शन सी नंबर जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए वेल वार्कर कप प्रदान किया जाता है?
को वेल वार्कर जो कप होता है वो मुक्केबाजी में दिया जाता है। वेल वार्कर जो कप होता है वो किस में दिया जाता है? मुक्केबाजी में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि प्राचीन नगर तक्षशिला जो है निम्नलिखित में किनके बीच में स्थित है? कि प्राचीन नगर तक्षशिला जो है सिंधु तथा झेलम के बीच स्थित है। सिंधु तथा झेलम के बीच जो है प्राचीन तक्षशिला स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा विद्रोह जो हुआ था वक्रीम चंद चटर्जी के उपन्यास यानी कि आनंद मंड के द्वारा प्रसिद्ध हुआ था? निम्नलिखित में कौन सा विद्रोह जो हुआ था वंकिम चंद चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ था? तो आनंद मठ के द्वारा जो हुआ था वो सन्यासी विद्रोह हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आपका ऑप्शन जो है कि कावेरी नदी का जो उद्गम स्थल है वो आंध्र प्रदेश में नहीं है, ये सत्य नहीं है, जबकि कावेरी नदी का उद्गम स्थल आंध्र प्रदेश में है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है? निम्नलिखित में कौन एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है? तो गंगूबाई हंगल जो है वो हिंदुस्तानी शास्त्रीय क्या है? गायक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में किस अनुभव पर आधारित है? कि कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान जो है निम्नलिखित में किसके अनुभव पर आधारित है? तो वो स्वामी विवेकानंद पर आधारित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन है? कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का जो अध्यक्ष है वो कौन है? भारत का प्रधानमंत्री, जो कि अभी वर्तमान में कौन है? श्री नरेंद्र मोदी है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति का जनक जो है किसे माना जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का जो जनक माना जाता है एस.एम. स्वामीनाथन को माना जाता है। एस.एम. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि श्री कुमार बनर्जी जो थे वो निम्नलिखित में किससे संबंधित थे? श्री कुमार बनर्जी जो थे निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो परमाणु ऊर्जा आयोग से संबंधित है। जो कौन है? श्री कुमार। वर्तमान में इनके अध्यक्ष जो है कमलेश नीलकंठ व्यास है। कमलेश नीलकंठ जो है वर्तमान में क्या है? इनके अध्यक्ष है। कमलेश नीलकंठ व्यास जो है परमाणु ऊर्जा आयोग के क्या है? वर्तमान में अध्यक्ष है। तो आपका ऑप्शन नंबर श्री कुमार बनर्जी हो निम्नलिखित में किससे संबंधित है? परमाणु ऊर्जा आयोग से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है? कि भारतीय यानी कि राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपका हैदराबाद में स्थित है। कि राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से जुड़े हैं, वह टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण में हॉलीवुड से जुड़े हैं उस खिलाड़ी का नाम जो है लिएंडर पेस है। क्या है? लिएंडर पेस, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि लब जो है निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित है? लब जो है निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित है? तो लब जो है टेनिस खेल से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि 2014 के राष्ट्रमंडल खेल निम्नलिखित में किस देश में आयोजित किए जाएंगे? कि 2014 के राष्ट्रमंडल खेल जो है निम्नलिखित में किस देश में आयोजित किए जाएंगे? तो 2014 के राष्ट्रमंडल जो खेल है वो स्कॉटलैंड में आयोजित किए जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि वृंदावन जो गार्डन स्थित है वो कहाँ पे है? मैसूर में। जबकि मथुरा में क्या है? वृंदावन है। मथुरा में क्या है? वृंदावन, लेकिन वृंदावन गार्डन कहाँ पे है? मैसूर में है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि उस राज्य का नाम बताए जहां से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं। तो उस राज्य का नाम क्या है? बिहार। जहां से बहुत से अधिकतम संख्या में केंद्रीय यानी कि रेल मंत्री बने थे, तो वो कौन सा राज्य था? बिहार था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन एक टेनिस खिलाड़ी है, निम्नलिखित में कौन एक टेनिस खिलाड़ी है, तो आपका ग्रेग जॉन्स जो है वो क्या है, टेनिस खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। श्री HR भारद्वाज राज्यपाल है कहाँ के, तो श्री HR भारद्वाज जो राज्यपाल है वो कर्नाटक के राज्यपाल HR भारद्वाज जो है, HR भारद्वाज जो है कहाँ के राज्यपाल है, वो कर्नाटक के राज्यपाल है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके 52 क्वेश्चन जो है कि निम्नलिखित में कौन सा वर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा वर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस की भी कहा जाता है, तो H5N1 को एवियन फ्लू वायरस के नाम से जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मोबाइल सिम कार्ड में सिम का क्या अर्थ होता है। आपका मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, जो कि आपका बी नंबर जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भारी पिंड जो है शाम यानी कि रात्रि में आकाश में अधिक चमकता है। निम्नलिखित में कौन सा भारी पिंड सायंकाल यानी कि रात्रि में आकाश में सबसे अधिक चमकता है, तो आपका कौन सा ग्रह है, सूर्य पिंड है, कौन सा है, तो सूर्य है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि समुद्रिया जो होता है कि समुद्रिया शीतल पवन बहाती है, कि समुद्रिया जो शीतल पवन बहाती है दिन में समुद्र से भूमि की ओर। समुद्रिया शीतल पवन जो बहाती है वो दिन में समुद्र से भूमि की ओर बहाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो घड़ी क्या होगा, तो घड़ी क्या हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा। यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी क्या हो जाएगी, सुस्त हो जाएगी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। एक अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जब प्रकाश की तरंगे वायु से कांच में होकर गुजरती है तो कौन सा परिवर्त्य प्रभावित होंगे, तो केवल क्या तरंगदैर्घ्य तथा वेग जो है परिवर्तित होंगे, जबकि आवृत्ति में कोई डिफरेंस यानी कि आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक पिंड कुल दूरी का आधा वेग v1 से यात्रा करता है तथा शेष आधा वेग v2 से यात्रा करता है, तो उस पिंड का जो औसत वेग होगा 2v1 v2 बटे v1 प्लस v2। औसत चाल बराबर फार्मूला भी होता है दोस्तों 2 इंटू v1 यानी कि v1 का चाल इंटू v2 का चाल बटे यानी कि v1 प्लस v2। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि एक्स किरणों का जो उपयोग होता है, एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है, क्योंकि एक्स किरणों का जो उपयोग है क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए जाता है, क्योंकि एक्स किरणों को क्रिस्टल पूर्णतः अवशोषित करता है। तो एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल के रूप में इसीलिए करते हैं क्योंकि एक्स किरणों को क्रिस्टल जो है पूर्णतः क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है, कि मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या बनता है, वास्तविक तथा उल्टा होता है। मनुष्य के नेत्र पर जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है, वास्तविक तथा उल्टा होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम में अंतर्गत क्लिंकर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य क्या है, तो सेटिंग की दर को क्या करना, मंदित करना को, इसीलिए क्लिंकर चूर्ण को मिलाया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि प्राकृतिक गैस का जो मुख्य अवयव है वो क्या है, तो प्राकृतिक गैस का जो मुख्य अवयव है वो क्या है, प्राकृतिक गैस का जो मुख्य अवयव है दोस्तों आपका मीथेन है, जिसका सूत्र होता है CH4। प्राकृतिक गैस का जो मुख्य अवयव होता है वो CH4 होता है, जो कि आपका मीथेन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका 72 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ जो है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ जो है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है, तो भारी जल आपका D2O जो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर,
अगले क्वेश्चन 76 नंबर बढ़ते हैं कि प्रकाश संश्लेषण का जो अंतिम उत्पाद है वो क्या है, कि प्रकाश संश्लेषण का जो अंतिम उत्पाद है वो क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण का जो अंतिम उत्पाद है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है कि प्रकाश संश्लेषण का जो अंतिम उत्पाद है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 82 नंबर में जी के दिया हुआ है। 82 जो क्वेश्चन है कि एम्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग क्या है, कि एम्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है। तो एम्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग जो है एम्फेसेमा है। क्या है, एम्फेसेमा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए नंबर जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि इंसुलिन उत्पादित होता है कहाँ से। तो इंसुलिन उत्पादित जो होता है वो पेनक्रियास यानी कि अग्नाशय द्वारा उत्पादित होता है। इंसुलिन जो उत्पादित होता है वो पेनक्रियास अग्नाशय द्वारा उत्पादित होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां जो होती है फिबुला तथा टीबिया होती है। मनुष्य में पैरों की हड्डी जो होती है फिबुला तथा टीबिया होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि विटामिन ए की कमी के कारण जो रोग होता है वो नाइट ब्लाइंडनेस होता है, और विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है उसे रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो रेटिनॉल होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है कि विटामिन ए की कमी से कारण होता है नाइट ब्लाइंडनेस होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि वायु का वेग संबंधित है, कि वायु का जो वेग है वो संबंधित है। आपका जो क्वेश्चन है कि वायु का वेग जो है वो संबंधित है तो दाब प्रवणता से। किससे संबंधित है, कि वायु का जो वेग संबंधित है किससे, दाब प्रवणता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि मानव शरीर में रक्त को जो नियंत्रित होता है, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है कौन करता है, कि मानव शरीर में रक्तचाप जो नियंत्रित होता है वो अधिवृक्क ग्रंथि करती है। कौन करती है, अधिवृक्क ग्रंथि करती है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कंप्यूटर में वायरस संबंधित है किससे। तो कंप्यूटर में वायरस जो संबंधित है वो प्रोग्राम से संबंधित है। कंप्यूटर में वायरस जो संबंधित है वो प्रोग्राम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि उधात्वें जो है सामान्य विद्युत की कुचालक होती है। उधात्वें जो है सामान्य विद्युत की कुचालक होती है, परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, क्योंकि इसमें जो है शिथिलबद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें शिथिलबद्ध क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दोस्तों बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट 1 में जितना भी क्वेश्चन जीके जीएस से रिलेटेड था मैंने वो करवा दिए। दोस्तों मैथ और रीजनिंग का अलग से इसी चैनल पर वीडियो आएगा, तो दोस्तों उसको आपको देख लेना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।